अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। आप जानते हैं कि साइंस में तीन अहम ब्रांचेस होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इस चैप्टर का ताल्लुक साइंस की बायोलॉजी ब्रांच से होता है और बायोलॉजी में हम जानदारों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर को सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है सेल। सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, अगर हम उनको गौर से देखें तो ये सारी चीजों की बनावट कुछ इस तरह होती है कि ये बड़े बड़े, आपको नजर तो बड़ी आ रही होती है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बिल्डिंग की बात करें तो एक बिल्डिंग जो है वो छोटी छोटी सी ईंटें होती है। सबसे छोटी चीज क्या होती है उसमें? ईंट है, ब्रिक्स जिनको आप कहते हैं। आप बहुत सारी ब्रिक्स को मिलाते हैं और बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरीके से अगर हम अपने कपड़ों को देखें तो हमारे जो कपड़े होते हैं ये कैसे बने हुए होते हैं? इनमें छोटे छोटे से पतले पतले से धागे होते हैं। आप बहुत सारे धागों को मिला देते हैं और आपका कपड़ा तैयार हो जाता है। एक पेज की, आपकी बुक का जो एक सफा होता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें छोटे छोटे अल्फाबेट्स हैं, ABCD, इस तरह के अल्फाबेट्स होते हैं। आप इन अल्फाबेट्स को मिला के पहले वर्ड बनाते हैं, फिर वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर सेंटेंसेस को मिला के आप पूरा पेज बना देते हैं। यानी दुनिया की तकरीबन हर चीजों की बनावट कुछ इस तरह है कि तमाम चीजें छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो इंसेक्ट हों या चाहे वो ह्यूमन, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी छोटी छोटी चीजों से मिलके बने हुए होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो जो छोटी चीजें हैं जिनसे ये मिलके बने हुए होते हैं उनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स, सेल्स क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी एंटिटी होगा, सबसे छोटी चीज जो उनकी बॉडी में पाई जाती है। एक इंसान है, उसकी बॉडी में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स मौजूद होंगे। जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा साइज में, उसमें उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे। जो ऑर्गेनिज्म जितना छोटा साइज में होगा उसके अंदर उतने ही कम सेल्स पाए जाते हैं। एक इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच वगैरह, इनके अंदर कम सेल्स होते हैं, इनकी इनकी बॉडी छोटी होती है। लेकिन इंसान, एक बड़ी बॉडी वाला इंसान, एक बड़ी बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म होता है तो इनकी बॉडी में ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। तो सेल्स क्या होते हैं? सेल्स जिस तरीके से बिल्डिंगों के अंदर ईंटें होती है, सबसे छोटी बेसिक आइडेंटिटी, इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे छोटी चीजें होती है उनको हम सेल्स कह रहे होते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। एक इंसान की बॉडी में अरबों की तादाद में सेल्स होते हैं। ये तमाम सेल्स जिंदा होते हैं, यानी कि एक जानदार जो होता है, जो जिंदा रहता है, हम अपने आप को जिंदा कहते हैं, जानदार कहते हैं। और हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम ऑक्सीजन गैस हासिल करते हैं, हम उस खाने को ब्रेक करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, डिविजन्स करते हैं अपने अंदर, पैदा करते हैं हम अपने नए ऑर्गेनिजम्स को। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ये जो सेल्स होते हैं ना, ये भी जानदार होते हैं, ये जिंदा होते हैं, इनको भी ये सारे काम करने होते हैं। ये भी खाना हासिल करते हैं। सेल्स, एक एक सेल्स, आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है वो खाना हासिल करेगा, ऑक्सीजन हासिल करेगा, उस खाने को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करेगा, उस एनर्जी के जरिए अपने दीगर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। वो तमाम काम करता है जो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को करना पड़ते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। आपके सेल्स भी जिंदा होते हैं। तो सेल्स क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक, सबसे छोटी आइडेंटिटी होती है। इन्हीं सेल्स से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना हुआ होता है। और ये सेल्स बेजान नहीं होते, ये सेल्स जानदार होते हैं, ये सेल्स जिंदा होते हैं। इन सेल्स के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं, वो तमाम फंक्शंस जो एक जानदार की बॉडी में हो रहे होते हैं। अगर हम सेल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें, सेल्स की बनावट की बात करें, तो हमारे जो सेल्स होते हैं इनमें तीन बेसिक पार्ट होते हैं। डायग्राम में आपको एक एनिमल सेल नजर आ रहा होगा। ये एनिमल सेल यानी कि वो सेल जो एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, या वो सेल्स जिनसे एनिमल्स की बॉडी बनी हुई होती है, इसमें तीन बेसिक पार्ट होते हैं। जो सबसे बाहर वाला किनारा या बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में हमें एक छोटी सी गोल बॉडी नजर आती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो बाकी बचा हुआ सेल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये तीन बेसिक पार्ट होते हैं प्लांट, सॉरी, एनिमल्स के सेल में। सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस मिल रहा है, और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में जो सेल का रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन ये एक एनिमल सेल की बात की है मैंने। अगर हम एक प्लांट सेल को देखें, यानी कि वो सेल्स जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, उनमें एक और चीज इजाफी होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। बिल्कुल सबसे बाहर मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर।
तो प्लांट सेल में चार बेसिक चीजें होती हैं। सबसे बाहर होता है सेल वॉल, जिसने प्लांट के सेल्स को पैक किया हुआ होता है। उसके बाद सेल वॉल के बाद आ रहा होता है सेल मेम्ब्रेन। फिर सेंटर में नहीं, थोड़ा सा साइड की तरफ न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है, गोल सा। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो सेल रिमेनिंग पोर्शन होता है सेल का, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो एनिमल और प्लांट के सेल में आपको छोटा सा फर्क नजर आ रहा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है। यही छोटे छोटे से और भी कुछ फर्क होते हैं, और यही सेल के फर्क की वजह से इनसे जब पूरी पूरी इनकी कलेक्शन से जब पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो प्लांट अलग होता है, एनिमल अलग होता है। अगर हम बात करें इसमें जो साइटोप्लाज्म आया बीच में, मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल एनिमल सेल की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में बिल्कुल किनारा होता है सेल का, और बीच में जो है वो एक गोल बॉडी पाई जा रही होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा आपको कि ये जो किनारा है सेल का, इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये है न्यूक्लियस। और इन दोनों के बीच में जो सारा रिमेनिंग पोर्शन होता है सेल का, उसको हम कह रहे होते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म खाली नहीं होता। पहली बात, ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है, यानी कि जेली की तरह का विस्कोस टाइप का फ्लूइड होता है। और ये खाली नहीं होता, इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं, कुछ चीजें पाई जा रही होती है साइटोप्लाज्म में। बहुत सारे उन उन चीजों को, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स पाए जा रहे होते हैं। इस डायग्राम में आप देखें, ये न्यूक्लियस आ गया, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब ये बीच में जो आपका साइटोप्लाज्म है सेल का, ये खाली नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी, इट कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स। इसमें बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं। इन पार्ट्स को हम कह रहे होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। हर पार्ट पर्टिकुलर काम करता है। जैसे आपकी बॉडी जो है अंदर से खाली थोड़ी है, आपकी बॉडी के अंदर अंदर बहुत सारे पार्ट्स मौजूद है। ब्रेन है, आपका हार्ट है, स्टमक है, लंग्स है। हर पार्ट आपका अपने पर्टिकुलर काम कर रहा है। ब्रेन आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्ट जो है आपके खून को आपके जिस्म में फ्लो करा रहा होता है, लंग्स की मदद से आप गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, पार्ट्स मौजूद है जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स पाए जा रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। और ये ऑर्गेनल्स जो है अपने अपने पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं। कोई ऑर्गेनल होगा वो मॉलिक्यूल्स को एक जगह से लेगा दूसरी जगह पहुंचा देगा। कोई ऑर्गेनल होगा जिससे जो है वो प्रोटीन तैयार हो रहा होता है। कोई ऑर्गेनल होगा जो फूड को ब्रेक करता है। कोई ऑर्गेनल होगा जो फूड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालता है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स जो है पाए जा रहे होते हैं सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में। और ये ऑर्गेनल्स जो है एक एक अपना पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म की बात हुई। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, सेल सेल के तीन पार्ट्स में से एक तो साइटोप्लाज्म हो गया, एक सेल मेम्ब्रेन था, जो थर्ड पार्ट था न्यूक्लियस, उसकी बात करें अगर हम, तो न्यूक्लियस गोल सा होता है, स्फेरिकल होता है। एनिमल के अंदर जरा ये सेंटर की तरफ होगा एनिमल सेल के अंदर, जबकि प्लांट के सेल में ये थोड़ा साइड में होता है। इस न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो है आप समझ लें कि ये जैसे हमारी बॉडी में दिमाग होता है ना, ब्रेन, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। ये सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस। ये सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो तमाम फंक्शंस जो है वो कंट्रोल किए जा रहे होते हैं न्यूक्लियस से। तो ये कंट्रोल सेंटर हो गया आपके सेल का। दूसरी बात, आपके इस न्यूक्लियस के अंदर एक अहम तरीन मॉलिक्यूल पाया जा रहा होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तमाम, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो, तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर ये मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बड़ा काम का मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। इस मॉलिक्यूल के अंदर सेल्स की पूरी मालूमात स्टोर हुई होती है। यानी अगर हम सीधी से अल्फाजों में बोले तो हमारी पूरी जो मालूमात होती है ना हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो सारी हमारे इस डीएनए में स्टोर हुई होती है। जैसे हमारी आंखों का कलर, हमारी बालों का कलर, हमारी स्किन का टोन, हमारा ब्लड ग्रुप, जितनी भी बॉडी की मालूमात होती है, दे आर ऑल स्टोर्ड इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल। ये किताब है एक लिहाज से। जैसे किताब के अंदर आप मालूमात स्टोर कर देते हैं ना अपनी, कोई भी आपको एक डायरी होती है, नोटबुक होती है आपकी, आपने कोई टीचर से लेक्चर सुना तो आप अपनी याददाश्त के लिए क्या करते हैं, उसको अपनी नोटबुक में रख लेते हैं, लिख लेते हैं। वो नोटबुक में स्टोर हो गई आपकी मालूमात, जब कभी भी आपको चाहिए होती है आप वो रीड कर लेते हैं। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो मॉलिक्यूल पाया जा रहा है ना डीएनए, स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, इसको आप हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इस डीएनए के अंदर हमारी तमाम मालूमात स्टोर हुई होगी।
यानी अगर मेरी आंखों का जो कलर है, मेरे बालों का जो कलर है, मेरा ब्लड ग्रुप, दे ऑल आर स्टोर्ड इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब मेरे से मेरी औलाद पैदा होती है, एक इंसान से इंसान की औलाद पैदा होती है, आप देखते हैं कि माँ बाप से मिलता हुआ होता है, जो औलाद पैदा होती है वो अपने माँ या बाप से मिल रहा होता है। वजह इसी डीएनए मॉलिक्यूल की वजह से, क्योंकि जब मेरे डीएनए के मॉलिक्यूल में मेरी तमाम मालूमात स्टोर हुई भी है। अब जब मैं मुझसे कोई औलाद पैदा होगी तो मेरा सारा ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी एक कॉपी मेरी औलाद में चली जाती है। और फिर जो मेरा मेरा जो मेरी जो औलाद होगी, मेरा जो बेटा होगा, उसके अंदर मेरा ही डीएनए का मॉलिक्यूल एक लिहाज से गया हुआ है, तो वो मुझसे मिलता जुलता होगा। तो ये बहुत अहम चीज है डीएनए का मॉलिक्यूल, इसमें सेल की तमाम मालूमात स्टोर हुई हुई होती है। तो सेल्स क्या हो गए? सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बेसिक, सबसे छोटी चीज होते हैं जो कि जिंदा होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह अपने तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो सेल्स होते हैं ये भी अपने तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन, जिस जो आप कह लो सेल की बाउंड्री होती है। उसके बाद सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया सेल का, उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये तीनों चीजें तो होंगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। एक और चीज होती है सेल वॉल, जो कि सेल की बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है, उसने पूरे सेल को पैक किया हुआ होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो सेल का हिस्सा है उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो। ये खाली नहीं होता, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। और ये हर पार्ट अपना एक पर्टिकुलर परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस ना सिर्फ आपके सेल का कंट्रोल सेंटर है, आपके सेल्स के तमाम फंक्शंस को मैनेज कर रहा होता है, बल्कि इसके अंदर डीएनए नाम का एक मॉलिक्यूल स्टोर हुआ हुआ होता है। और डीएनए का मॉलिक्यूल क्या है? डीएनए का मॉलिक्यूल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जिसमें सेल्स की तमाम मालूमात, ए टू जेड, एक एक चीज की जो मालूमात है वो उस डीएनए के मॉलिक्यूल में स्टोर होती है, जिससे सेल जब अपने जैसा एक और सेल बनाता है तो वो बिल्कुल पहले सेल जैसा ही होता है। अगर एक सेल ए है और वो अपने ही जैसा एक और सेल बनाएगा तो वो दूसरा सेल जो नया सेल बना है वो भी ए होगा, यानी बिल्कुल पहले जैसा होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए दोनों का सेम हो जाता है, और डीएनए के अंदर सेम मालूमात, सेल की पूरी मालूमात स्टोर हुई भी होती है, तो सेल जो है वो दोनों फिर एक जैसे हो जाते हैं। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम जरा थोड़ा सा प्लांट सेल के हवाले से बात कर ले। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो 4 बेसिक पार्ट होते हैं। सबसे बाहर होता है सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट के सेल्स में होता है, एनिमल्स के सेल्स में नहीं होता। फिर सेकंड चीज, सेल वॉल के बाद जो आदि होती है अंदर की तरफ, वो है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सारा पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, बीच में साइड में कहीं एक गोल बॉडी पाई जा रही होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्लांट का न्यूक्लियस भी बिल्कुल एनिमल की तरह होता है, यानी कि प्लांट का न्यूक्लियस जो है वो अपने सेल को कंट्रोल कर रहा होता है और इसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। प्लांट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी बिल्कुल बिल्कुल एनिमल सेल की तरह होता है कि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट जो है अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। बस फर्क है कि प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नए ऑर्गेनल्स होते हैं जो एनिमल्स में नहीं होते। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी सेम होती है। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन राइट, अब तक जो हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आ रहा है वो है सेल वॉल का। तो थोड़ा सा सेल वॉल के हवाले से बात कर लेते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के सेल्स में होती है, एनिमल्स के सेल्स में नहीं होती। अच्छा, प्लांट के सेल के अलावा ये कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इनके सेल्स में भी सेल वॉल मौजूद होता है। यानी अगर हम ऑर्गेनिजम्स के तबार से बात करें तो सेल वॉल आपको फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट, इन 3 ऑर्गेनिजम्स के सेल में आपको वॉल मिलेगा। एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट के सेल वॉल में 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर, जैसे आपकी प्याज देखी होगी आपने, अनियन जो होती है, अनियन को अगर आप काटे तो आपको देखेंगे अनियन जो है वो लेयर्स में बनी हुई होती है। एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है, फिर एक और लेयर होती है। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट के सेल्स में ये जो सेल वॉल पाई जा रही है, इसमें 3 लेयर्स होती है। एक को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, एक को हम कहते हैं मिडल लेमिटा। ये सेल वॉल जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये बहुत सारे किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं।
सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम यानी कि इस प्लांट के अंदर ये जो सेल वॉल है ये क्या काम करता है? तो इसका पहला काम तो ये होता है कि ये सेल के शेप को मेंटेन रखता है। अगर आपके पास प्लांट का सेल उसका शेप ओवल है तो सेल वॉल उस ओवल शेप को मेंटेन रखेगा, चेंज नहीं होने देगा। रेक्टेंगुलर सेल है तो प्लांट का सेल वॉल उसका इस शेप को जो है रेक्टेंगुलर शेप को मेंटेन करेगा, चेंज नहीं करने देगा। तो एक काम इसका ये होता है सेल वॉल का, वो ये है कि ये आपके सेल के शेप को, प्लांट के सेल के शेप को मेंटेन करता है। और दूसरा प्लांट के सेल की हिफाजत कर रहा होता है। जाहिर बात है वॉल अगर आपकी तैयार हो गई, अगर आपके पास एक नाजुक सी चीज है, आप उसके गिर्द एक डब्बा लगा के पैक कर दें तो वो पैकिंग क्या कर रही है? आपकी उस नाजुक चीज की हिफाजत कर रही है। सिमिलरली ये प्लांट के सेल वॉल ने क्या करा है? सेल को क्लोज कर लिया अपने अंदर और उस क्लोज करके उसकी हिफाजत कर रहा होता है। तो दो अहम काम हो गए, प्रोटेक्शन और दूसरा सपोर्ट, शेप मेंटेनिंग। ये इसके सेल वॉल के काम होते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा सेल के हवाले से बातचीत। सेल्स क्या होती है मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पौधे हो चाहे वो एनिमल्स हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल सेल्स। बहुत छोटे, ये इतने छोटे होते हैं कि आपको एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। ये आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। आपको देखने के लिए, सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप नाम की डिवाइस चाहिए होती है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। प्लांट के सेल्स अलग होते हैं, एनिमल्स के सेल्स अलग होते हैं। प्लांट के सेल्स में 4 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। जबकि एनिमल के अंदर जो है वो 3 पार्ट, एनिमल सेल में 3 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया, जेली टाइप का मटेरियल होता है, जेली टाइप फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है, जिसमें ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपके सेल्स के अंदर मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ये ऑर्गेनल्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया, प्लांट हो या एनिमल हो, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस ना सिर्फ दिमाग की तरह पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, जिसके अंदर सेल की पूरी मालूमात स्टोर हुई भी होती है। जबकि सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट के सेल्स में आपको सेल वॉल मिलता है, एनिमल्स के सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलता। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज जैसे कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। 3 लेयर्स होती है इसकी। ये आपके सेल के शेप को मेंटेन करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं जी, जरा बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अगर हम इस टाइटल पे गौर करें, यूनिसेलुलर टाइटल पे, तो यूनि का मतलब होता है एक, जबकि सेलुलर सेल से निकला हुआ है, वही सेल जो अभी हमने पढ़ा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? इस टाइटल का मतलब ये हो जाता है एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए होते हैं। इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, तो छोटे होते हैं उनके अंदर कम तादाद होती है सेल्स की। इंसानों की बॉडी बड़ी होती है, इंसानों में ज्यादा सेल्स है। इंसेक्ट, कॉकरोच, मॉस्किटो, ये छोटी बॉडी होती है इनकी, तो इनके अंदर इंसानों की निस्बत सेल्स जो है वो कम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हमारी दुनिया में पाए जाते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, एक से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ एक सेल होता है। बैक्टीरिया मिसाल के तौर पे, बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, क्लेमोडोमोनास हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, बस। यूनि मतलब एक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कह रहे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि सेल्स जो है वो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होती है जिसको हम कह रहे होते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से सेल दिख सकता है, नहीं तो इतना छोटा है ये कि आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। अब जाहिर बात है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी में अगर एक ही सेल है, ये एक ही सेल से बने हुए, तो फिर जाहिर बात है कि इनमें, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल आंखों से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। आपकी टेबल पे, डेस्क पे, दीवारों पे, कपड़ों पे ये ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, बैक्टीरिया मौजूद होंगे, हवा में मौजूद होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं। लेकिन हमारी नॉर्मल आंखें जो है इनको नहीं देख सकती, इतने छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप से ही हमें नजर आ जाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है, उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मिलेगा, वही एक ही सेल जो है
वही इनकी पूरी बॉडी होती है, उसी में सारे काम हो रहे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाता है, क्लेमोडोमोनास हो जाता है, और एमीबा वगैरह हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब मल्टी वर्ड तो टाइटल भी गौर कर ले, पूरा वही वर्ड है, बस यूनि की जगह मल्टी आ रहा है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टी का मतलब बहुत सारे। तो अब इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें कई सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, कई तादाद। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो बड़े बड़े होते हैं, जिनकी बॉडी में ज्यादा सेल्स पाए जा रहे होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जितने भी आपको पौधे नजर आ रहे होते हैं, इंसान हो गया, इंसेक्ट हो गए, जितना परिंदे, फ्रॉग, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। इनकी बॉडी में एक सेल नहीं है, इनकी बॉडी में कई सारे सेल्स हैं। इंसानों की बॉडी में अरबों सेल्स हैं, बर्ड्स की बॉडी में भी करोड़ों सेल्स मौजूद हैं। इंसेक्ट, मॉस्किटो, ये सारे आपको जो है ये मल्टी सेलुलर खिलाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में कई सारे सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये सेल्स की तादाद के एतबार से दो टाइप हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिज्म सेल्स की कितनी, उनकी बॉडी में कितना सेल है, इस हिसाब से दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, उनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। और अगर बहुत सारे सेल्स होते हैं तो हम उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। और इंसान, बर्ड्स वगैरह ये सब आपके मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको नॉर्मल आंखों से नजर आ सकता है। बड़ा हो जाएगा, जाहिर बात है, बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो काफी साइज बड़ा हो जाता है, तो वो इजीली विजिबल होता है नॉर्मल आइज में। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आते हैं टिश्यूज की तरफ। आपने सेल्स से इस लेसन के नाम पे गौर किया था, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो सेल्स तो हमने पढ़ लिया, सेल्स क्या होते हैं, और फिर सेल्स की तादाद के एतबार से हमने दो ऑर्गेनिजम्स की टाइप भी देख ली। अब आते हैं चैप्टर के नाम का जो दूसरा टाइटल था, टिश्यूज पर। टिश्यूज पर आते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं, देखें, सेल्स जो होते हैं, अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिसेलुलर की बात नहीं कर रहे, यूनिसेलुलर की बॉडी में तो खाली एक ही सेल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यानी जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी वो जिनकी बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, तो फिर ये सेल्स क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स जब होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ग्रुप बना के रह रहे होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं आसानी के लिए। जो सेल्स एक जैसा काम जिनको करना होता है, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको इसकी। जैसे अगर आप एक स्कूल को देखें, तो एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जी। इसमें छोटी क्लासेस के भी होते हैं, बड़ी बड़ी क्लास के भी होते हैं, सारे एक ही जैसे दिख रहे होते हैं, सबका यूनिफॉर्म भी सेम होता है, सारे एक जैसे दिख रहे होते हैं। अब इतने सारे बच्चों को मैनेज करना आसान काम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जो सिमिलर बच्चे होते हैं उनको हम एक एक क्लास में रख के उनका ग्रुप बना देते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास 2 के जो बच्चे होंगे, हम उनका एक ग्रुप बना लेंगे और उनको एक रूम में बिठा देते हैं। क्लास 3 के बच्चे सिमिलर है ना, क्लास 3 के बच्चे, उनको एक ही जैसा सिलेबस पढ़ना होगा, एक ही जैसी बुक्स होंगी, तो हम उनका एक ग्रुप बना देंगे, उनको एक रूम में बिठा देंगे। तो जो हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास जब चीजें ज्यादा हो रही है, हमारे पास जब बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो हम जो सिमिलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप बना के सेपरेट कर देते हैं, आसानी हो जाती है। यही आप तकरीबन ये चीज, ये प्रैक्टिस हर चीज में कर रहे होते हैं। आपके पास अब बहुत सारी किताबें हैं मौजूद, आपके पास बुक्स मौजूद है, आप लाइब्रेरी में चले हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं वहां पे। साइंस की सारी बुक जो है वो एक एक कॉलम में रख दी जाती है, मैथ की सारी बुक एक कॉलम में रख दी जाएंगी। सिमिलर है ना, मैथ की सारी बुक मैथ की है, वो सिमिलर है, उनका एक ग्रुप बना दिया। साइंस की बुक सिमिलर है, उनका एक ग्रुप बना दिया। आप जब क्रिकेट टीम देखते हैं जी, आप सब 11-12 बंदों को टीम क्रिकेट खेलनी होती है जी, 22-23 बच्चे क्या करते हैं जी, वहां पे टीम बना देते हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक है उनका तो उनकी एक टीम बना दी, इंग्लैंड से ताल्लुक है तो उनकी एक टीम बना दी, इंडिया से ताल्लुक है तो उनकी एक टीम बना दी। तो दिस ग्रुपिंग, ये जो ग्रुपिंग हो रही है, सिमिलर चीजों को मिला के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तकरीबन हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर मौजूद होता है। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर भी यही कुछ मामला है। हमारी बॉडी में भी अरबों सेल्स मौजूद है, अरबों सेल्स। अब लेकिन इन अरबों सेल्स के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको एक जैसा काम करना होता है। क्या करते हैं वो सारा मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे सेल्स होते हैं प्लांट की, अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो है कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी के अंदर खाना स्टोर करना होता है। प्लांट की बॉडी में फूड स्टोरेज करनी होती है, ये एक ग्रुप बना लेंगे।
इसी तरीके से कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम होगा कंडक्शन, पानी को ले जाना, खाने को ले जाना, ठीक है, कंडक्शन कहते हैं इसको हम प्लांट की बॉडी में। वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, या फूड अगर तैयार हुआ है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, ठीक है, इनको हम कहते हैं वेस्कुलर सेल्स होते हैं ये। अब ये क्या करेंगे, ये एक सिमिलर है ना, ये ग्रुप बन जाएगा। तो इस ग्रुपिंग ऑफ सेल को हम कह रहे होते हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होते हैं, जो सिमिलर सेल्स होते हैं जिन्हें फंक्शन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है, एक जैसा काम परफॉर्म करना होता है, वो आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं। दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। एनिमल्स के अंदर भी यही मामला है, हमारी बॉडी के अंदर भी सिमिलर सेल्स होते हैं, तो क्या करेंगे, वो ग्रुप बना लेंगे और टिश्यूज बन जाता है। तो टिश्यूज क्या होते हैं जी, जो सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं, दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप। सिमिलर सेल्स कौन से, जिनको काम एक जैसा करना होता है, जो एक जैसे दिख रहे होते हैं। तो जो सिमिलर सेल्स होते हैं, जो एक जैसे दिख रहे होते हैं, उनको काम एक जैसा करना होता है, वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। प्लांट के अंदर तीन टिश्यूज होते हैं, तीन किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक एपिडर्मल होता है, एक ग्राउंड होता है, एक वेस्कुलर होता है। एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, ये वो टिश्यूज होते हैं, मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, दैट इज अ डायग्राम। एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी प्लांट की बॉडी में, जिनको रूट, स्टेम, लीफ, इनकी आउटर सरफेस बनानी होती है, यानी बिल्कुल बाहर वाली सरफेस बनानी होती है। अब ये सारे सेल्स एक जैसे हैं ना, इनका काम एक जैसा हो गया, इनको क्या करना है, आउटर सरफेस बनानी है, रूट की, स्टेम की, लीफ की, तो अब ये मिल जाएंगे और ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को हम कहते हैं एपिडर्मस, एपिडर्मस टिश्यू। तो एपिडर्मस टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है, और ये आपके प्लांट की आउटर लेयर बना रहा होता है। इसी तरीके से बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हमारे हमारे प्लांट के अंदर फूड स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये सारे ग्रुप बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। और बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको कंडक्शन करनी होती है वाटर की और फूड की, एक जगह से दूसरी जगह ये चीजें पहुंचानी होती है, तो ये भी ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप को हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये प्लांट के तीन टाइप्स होती है टिश्यूज की, एपिडर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। जबकि एनिमल्स में चार टाइप्स होती है टिश्यूज की। एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारे में चार किस्म होती है टिश्यूज की। एक होती है एपिथेलियल, जो हमारी आउटर सरफेस बनाता है, एक होती है कनेक्टिव, जो हमारे मुख्तलिफ टिश्यूज को जोड़ता है, एक होती है मस्कुलर, जो हमारे जो है बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा करता है, और एक होता है नर्वस, जो हमारे सेल्स के अंदर जो है वो करंट कंडक्शन का काम करता है। तो एनिमल्स में चार किस्म के टिश्यूज होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होते हैं, जो सिमिलर सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप। वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। प्लांट में तीन टिश्यूज है, तीन टाइप है, एपिडर्मल, वेस्कुलर और ग्राउंड। जबकि एनिमल्स में चार टाइप्स होती है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। उसके बाद स्टोरी यहाँ नहीं खत्म होती, स्टोरी यहाँ नहीं खत्म होती। देखिए अरबों टिश्यूज, अगर हम बहुत बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अपनी आसानी के लिए हम सिर्फ इंसान की बात करते हैं, सिर्फ ह्यूमन की बात करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अरबों की तादाद में सेल है, अरबों की तादाद में। अब उन सेल्स ने क्या करा जी, जो सिमिलर सिमिलर सेल्स थे उन्होंने ग्रुप बना के टिश्यूज बना दिए, लेकिन अब भी टिश्यूज की तादाद करोड़ों में। अरबों सेल्स थे आपके पास, आपकी बॉडी में अरबों सेल्स। आसानी के लिए क्या हुआ, उन अरबों सेल्स ने क्या करा, आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, और उन ग्रुप्स को आप कह रहे हो टिश्यूज। लेकिन अब टिश्यूज की तादाद कितनी है, करोड़ों है। अब ये टिश्यूज भी ग्रुप बनाते हैं, बिल्कुल जैसे सेल्स ने आपस में जो सिमिलर सेल्स थे मिलके ग्रुप बनाया था, टिश्यूज बने थे, अब ये टिश्यूज भी इसी तरह करेंगे। अब जो सिमिलर टिश्यूज होंगे जिनको एक जैसा काम करना होता है ना, वो भी आपस में मिलेंगे, और उनका जो ग्रुप होता है उसको आप कहते हो ऑर्गन्स। जैसे वो एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आपके पास एक एक रुपए के सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं, परेशानी होगी उन सिक्कों को कन्वे कर, आप कैरी करें, उनको लेकर जाए एक जगह से दूसरी जगह रखें, आपको बड़ी परेशानी होगी। आप क्या करते हो, आपने एक एक रुपए वाले 10 सिक्के लिए और उसका एक ग्रुप बना के 10 का नोट आ गया आपके पास। ये क्या हुआ, ये ग्रुप हुआ है ना, आपने 10 सिक्के लिए और उनको कंबाइन कर दिया। अब आपके पास क्या हो गया, एक 10 का नोट है, बात एक ही है, बस अब क्या हो गया, आपके लिए आसानी हो गई। लेकिन अब भी आपके पास बहुत सारे 10 10 के नोट है, आप थोड़ा बड़ा ग्रुप बनाए, कैसे बनाएंगे, आप 10 10 के 10 नोट लेंगे और उनको मिला देंगे और एक 100 का नोट बन जाएगा। अब ये एक बड़ा ग्रुप हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रुपिंग होगी हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं, पहले ये मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम कहते हैं टिश्यूज। फिर टिश्यूज आपस में मिलते हैं,
जिन टिश्यूज को एक जैसा काम करना होगा वही टिश्यूज कंबाइन होंगे, याद रखिएगा। जिन टिश्यूज को एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करना होगा ना, फिर वो टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। और फिर जब ऑर्गन्स आपस में, जिन ऑर्गन्स को एक जैसा काम तैयार करना होता है, फिर वो ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं और तैयार होता है सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ग्रुपिंग समझ लिएगा। पहले बहुत सारे सेल्स हैं आपकी बॉडी में, ये सेल्स आपस में मिलते हैं, ग्रुप बनता है इनका, और इनके ग्रुप को आप कहते हो, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हो आप। फिर टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होंगे और इनका जो ग्रुप बनता है उनको आप कहते हो ऑर्गन्स। जैसे कि आपका लंग्स एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, आईज एक ऑर्गन है, दे ऑल आर ऑर्गन। आपकी आंखों की बात करें, आंख जो है वो ऑर्गन है, इसमें चारों टिश्यूज जो है वो ग्रुप बना के बैठे हैं, चारों टिश्यूज ने ग्रुप बनाया हुआ है और आपका एक ऑर्गन तैयार हो गया। फिर ऑर्गन्स भी आपस में मिलते हैं और आपका एक बड़ा चीज तैयार होती है, एक बड़ा ग्रुप तैयार होता है, उसको आप कहते हो सिस्टम। तो ये ग्रुपिंग है, इसको हम आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको करेंसी की ऐसी एग्जाम्पल दी थी। करेंसी के आप 100 के नोट को, अब आपके लिए 100 का नोट भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप 10 100 के नोट मिला लोगे, एक बड़ा ग्रुप बन जाता है 1000 का। बन रहा है, आप सिक्कों से पहले आपने 10 का ग्रुप बनाया, 10 से आपने 100 का ग्रुप बनाया, 100 से आपने 1000 का ग्रुप बनाया। सिमिलरली सेल्स को कंबाइन करके आप टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज को कंबाइन करके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स को कंबाइन करके सिस्टम बनता है। और याद रखिएगा, इन कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो आप ग्रुप बना, सिमिलर चीज होनी चाहिए, यानी कि वही सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे जिनका काम एक जैसा होगा, जिनको काम एक जैसा परफॉर्म करना होगा। वही टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाएंगे जिनको एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। वही ऑर्गन्स आपस में मिलकर सिस्टम बनाएंगे जिन्हें एक जैसा सिस्टम, एक जैसा जो है वो काम करना होगा। हम अगर स्कूल वाली एग्जाम्पल को रिपीट कर लें, तो स्कूल के अंदर हमने जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के क्लास का दर्जा दिया था, तो हमने उसमें सारे बच्चे एक ही किस्म के रखे थे। हमने 5 क्लास के सारे स्टूडेंट्स को मिलाया और एक हमने ये ग्रुप बना दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्लास 5। 6 क्लास के स्टूडेंट्स को हमने मिलाया और एक ग्रुप रख दिया, इसका नाम क्या रखा हमने, क्लास 6। हम इसमें जो ग्रुप के अंदर जो बच्चे ऐड कर रहे हैं वो सिमिलर है, सारे 6 क्लास के ग्रुप में 6 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, कोई 5 क्लास का स्टूडेंट नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप बॉडी के अंदर ये ग्रुप बनते हैं, ऑर्गन्स, टिश्यूज, सिस्टम, तो इनमें सिमिलर सेल्स या सिमिलर टिश्यूज या सिमिलर चीज होती है। तो ये होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स ग्रुप कर जाएंगे, ग्रुप बनाते हैं मिलके आपस में और कहते हैं हम उनको टिश्यूज। फिर टिश्यूज आपस में मिलते हैं, एक जैसे जो टिश्यूज होंगे जिन्हें एक जैसा काम करना होता है, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है ऑर्गन्स। और फिर और एक जैसे ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जिन्हें एक जैसा काम करना होता है, जब ये कंबाइन होते हैं तो आपकी बॉडी में बनता है सिस्टम। सिस्टम्स तैयार हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो दिस इज ऑर्गन सिस्टम, और ये पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अगर हम बात करें इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन में तकरीबन 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये ऑर्गन सिस्टम जो कि ऑर्गन्स का ग्रुप है, ठीक है, 11 है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटन, मस्कुलर, एंडोक्राइन, लिम्फेटिक, नर्वस और रिप्रोडक्टिव। 11 सिस्टम्स हैं ये। हर सिस्टम अपना एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, हर सिस्टम का एक पर्टिकुलर काम है, और ये 11 सिस्टम मिलकर फिर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इंसान, एक जानदार बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या हम इंसान वगैरह, हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बड़े मुश्किल है हम अंदर से। वजह यही है कि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ग्रुप हुए हैं, टिश्यूज बन जाते हैं, टिश्यूज हैं, ग्रुप हुए में ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन्स हैं, ग्रुप हुए में सिस्टम्स बनते हैं। टोटल हमारी बॉडी में फिर 11 सिस्टम्स होते हैं। अरबों सेल्स हैं, अरबों सेल्स ने मिलकर करोड़ों टिश्यूज बनाए, करोड़ों टिश्यूज ने मिलकर लाखों, और लाखों नहीं तो कम से कम हजारों ऑर्गन्स बना लिए, और हजारों ऑर्गन्स ने मिलकर 11 सिस्टम्स बनाए। अब हो गया कितना सिंपल हो गया आपकी बॉडी में, अब सिर्फ 11 सिस्टम है। ये 11 सिस्टम आपके, हर हर सिस्टम जो अपना एक पर्टिकुलर काम करता है। तो ये 11 सिस्टम आप समझ लें 11 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में, और उन फंक्शंस की वजह से आप जो है वो जिंदा होते हैं, आप जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो ये हो गया जी, सिस्टम्स की बात कर ली हमने। इसी तरीके से प्लांट के अंदर जो है वो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे जी, टिश्यूज तो मैंने आपको बता दिया था। प्लांट के अंदर टिश्यूज जो है वो 3 किस्म के होते हैं, एपिडर्मस, ग्राउंड और वेस्कुलर। ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, ये ऑर्गन्स होते हैं लीफ, रूट, स्टेम, दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। अब ये जो
तीन टिश्यूज है ना, अब ये जगह जगह मिलेंगे और आपके पास जो है ना प्लांट के अंदर ऑर्गन्स नाम का ग्रुप बनेगा। एक ऑर्गन आपके प्लांट में होता है लीफ, एक ऑर्गन होता है आपके प्लांट में स्टेम, एक होता है आपके प्लांट में रूट। जबकि सिस्टम नहीं पाया जा रहा होता प्लांट के अंदर, भैया ऑर्गन्स जो है ना ये अपने अपने ही काम कर रहे होते हैं, इनका फर्दर ग्रुप नहीं होता। ये फर्दर ग्रुप बन के जो है वो सिस्टम नहीं बनाते प्लांट्स के अंदर। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट मूविंग ऑन। अब हम आते हैं जी इन सारी चीजों के अंदर हमारे पास एक एक डिवाइस का नाम लिया था मैंने, माइक्रोस्कोप। ठीक है, याद होगा आपको। माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं जी? एक्चुअल में माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? एक ऐसी डिवाइस होती है जिनके जरिए हम उन चीजों को देखते हैं जो हमें अपनी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आती। बहुत बहुत सी चीजें, जैसे कि सेल हो गया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आपको अपनी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक ऑप्टिकल डिवाइस बनाई। उस ऑप्टिकल डिवाइस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, चीजों का जो भी उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, उसका एक बड़ा इमेज बना देता है। बड़ा इमेज यानी अगर आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, 1 सेंटीमीटर का, ये उसका 10 सेंटीमीटर का इमेज बना देगा, बड़ा इमेज। यानी कि ऑब्जेक्ट छोटा है और उसका बड़ा तस्वीर, उसकी एक बड़ी तस्वीर बना के आपको दिखा रहा होता है। इससे क्या होगा, एक छोटी चीज जब उसकी बड़ी तस्वीर बन के आपको दिख रही होगी तो क्या होगा, वो चीज आपको नजर आना शुरू हो जाएगी जो आपको नॉर्मली नजर नहीं आ रही। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। एक ऐसी डिवाइस जो आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की, टाइनी ऑब्जेक्ट्स की लार्जर, बड़ी पिक्चर बना के आपको शो कर रहा होता है। बहुत सारे टाइप्स होती है माइक्रोस्कोप की। इनमें कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं जो नॉर्मल, जो आपकी नॉर्मल लाइट होती है सूरज की, बल्ब की, उनसे चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिनके लिए हम स्पेशल लाइट यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम के नाम से। अब वो जो इलेक्ट्रॉन बीम वाले हैं वो जाहिर है तो उसका फिर रिजल्ट भी अच्छा होता है। वो जब इमेज बनाता है तो वो इमेज और ज्यादा मैग्नीफाई, और ज्यादा बड़ी इमेज बना देता है। जबकि जो जो हमारे लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप रखे हुए होते हैं, ये नॉर्मल लाइट को यूज कर रहे होते हैं। इनकी मैग्निफिकेशन जो है थोड़ी उस वाले इलेक्ट्रॉन वाले माइक्रोस्कोप से थोड़ी सी मैग्निफिकेशन जो है इसकी वो कम वीक होती है। तो ये जितने भी सेल्स हैं ये हमें इन माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, नॉर्मल आंखों से हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब जब हम इनको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उन छोटे छोटे सेल्स की बड़ी बड़ी इमेज बना देता है। अब जब उन बड़ी इमेज को देखेंगे हमें नजर आना शुरू हो जाएगा सेल्स। तो इस माइक्रोस्कोप की वजह से हमने ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ढूंढे, सेल ढूंढा, सेल के अंदर जो पार्ट्स थे, न्यूक्लियस के जो अंदर पार्ट मैंने आपको बताया, डीएनए वगैरह, ये सारी जो खोज है वो इस माइक्रोस्कोप की वजह से मुमकिन हो सकी। तो ये था स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के हवाले से थोड़ी सी बात। ठीक है, आपकी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स के दौरान आपको इस माइक्रोस्कोप को देखने को मिलेगा। आप देखिएगा एक छोटी सी इमेज को किस तरीके से ये एक बड़ी कर देता है, विजिबल कर देता है, फिर वो आपको जो है वो नॉर्मल आंखों के लिए वो विजिबल हो जाती है। तो आपको नॉर्मली वो नजर नहीं आ रही, माइक्रोस्कोप से वो आपको अब एक विजिबल हो गई, नजर आना शुरू हो जाती है। सो दैट इज आवर लेसन नंबर 1, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। इस चैप्टर में आपने देखा सेल्स क्या होते हैं, फिर आपने देखा कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है सेल वॉल का। फिर आपने देखा एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस और डीएनए नाम की जो चीजें ये क्या है। फिर टिश्यूज के बारे में बात करी हमने, ऑर्गन्स की, और आखिर में सिस्टम की, साथ साथ अपने माइक्रोस्कोप की। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।